नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं बादल वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल IS पॉइंट पर। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग पहनावे के सामाजिक इतिहास के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था समचूरी लॉ के बारे में, जो कि समचूरी लॉ जो था एक तरीके से किस तरीके से जो समाज में था एक तरीके से भेदभाव पैदा करता था, और उसके हटने के बाद समाज पर क्या और किस तरीके से जो प्रभाव है वो पड़े। क्योंकि देखो, अमीर और गरीब में एक तरीके से जो भेदभाव था वो काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किया जाता था कि अमीर जो है वो एक तरीके से राजशाही खाना ही खाएगा, और राजशाही उसकी जो एक तरीके से पहनने का तरीका है और बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, खाने पीने का तरीका, हर एक जो चीज़ का तरीका है वो उसका शाही ही होगा। और जो गरीब परिवार है, गरीब परिवार को इतनी ज़्यादा एक तरीके से स्वतंत्रता नहीं थी समचूरी लगने के बाद कि वो अपनी स्वतंत्रता से कोई भी पोशाक पहन सके। बट जब समचूरी लॉ को हटाया गया तो उसके परिणाम यही हुए कि जो लोग गरीब हैं वो इतने ज़्यादा महंगे खाने को नहीं एक तरीके से खा सकते, और ना ही इतनी ज़्यादा महंगी पोशाकों को वो पहन सकते। तो समचूरी लॉ को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा बदलाव जो थे वो राजशाही परिवारों में देखने को मिले थे। तो इसी के साथ धीरे धीरे हमने देखा कि अमेरिका में किस तरीके से महिलाओं में बदलाव हुए, जो पहनने के तरीके होते थे। पुरुषों में किस तरीके से हम लोगों को बदलाव देखने को मिले। तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सब लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे औपनिवेशिक भारत के बदलावों के बारे में। तो औपनिवेशिक भारत में किस किस तरीके से जो बदलाव है वो आए थे। तो देखिए, औपनिवेशिक काल में जो नारी और पुरुष हैं उनमें काफ़ी सारे महत्वपूर्ण बदलावों को देखा गया है। एक तरफ तो हम जो पश्चिमी ड्रेस हैं, जिसे हम वेस्टर्न कल्चर बोलते हैं, तो वेस्टर्न कल्चर हमारे भारत में सबसे एक तरीके से सबसे ज़्यादा आधुनिक कल्चर माना जाता है। और फिर ये भी बात है कि जो भारत है वो एक विविधताओं का देश है, जहाँ पर इतनी सारी जातियाँ, उपजातियाँ और धर्म हो। तो वो तो वैसे भी एक तरीके से काफ़ी बड़ी एक विविधताओं का देश होगा, क्योंकि यहाँ पर एक अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संस्कृतियों को देखा जा सकता है। ठीक है, अगर आप राजस्थान जाओगे तो वहाँ की भाषा, बोली, पहनावा, हर एक चीज़ आपको अलग मिलेगी। अगर आप उत्तर प्रदेश में आएंगे तो उत्तर प्रदेश में आपको हर एक चीज़ अलग मिलेगी, यहाँ की बोली, भाषा, पहनावा। अगर आप गुजरात में जाते हैं तो गुजरात में आपको कुछ अलग ही चीज़ देखने को मिलेगी। तो इसलिए कहा जाता है कि जो भारत है वो काफ़ी एक विविधताओं का देश है। तो अब देखते हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर था उस पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो वेस्टर्न ड्रेस जो थी वो काफ़ी एक तरीके से मशीनरी के काम का असर था, क्योंकि जब एक तरीके से आधुनिकीकरण हुआ तो उसमें एक तरीके से, तो अगर देखा जाए तो एक तरीके से जो वेस्टर्न कल्चर है उस पर मशीनों का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। और वहीं दूसरी ओर जो और लोग थे और भारतीय थे, उनके द्वारा प्रचारित ऐसे पहनावे भी थे जो कि एक तरीके से देसी परंपरा व संस्कृति में रचा बसा हो। तो कपड़े और पहनावे दरअसल राष्ट्रीय आंदोलन के निहायत महत्वपूर्ण प्रतीक उस समय बन गए थे। अब देखते हैं 19वीं सदी में किस तरीके से जो बदलाव है वो हुए, और 19वीं सदी के परिवर्तनों को और बेहतर समझने के लिए हम 19वीं सदी की पश्चिमी वेशभूषा आई तो हिंदुस्तानियों की प्रक्रिया जो है उस पर देखने की बात करते हैं कि किस तरीके से जब वेस्टर्न कल्चर एक तरीके से भारत के सामने आया, एक विभिन्न राज्यों के सामने आया और देसी लोगों के सामने आया, तो उनकी किस तरीके की जो प्रक्रिया थी वो किस तरीके से थी। तो मैं आपको बता दूं, उनकी 3 प्रकार की मुख्यतः प्रक्रियाएं थी। अगर कोई भी वो वेस्टर्न साइड के लोगों को देखते थे तो उनकी 3 प्रक्रियाएं होती थी। तो 3 प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती थी, तो देखिए जो पहली प्रतिक्रिया थी खासकर कि वो जेंट्सों के द्वारा अपनाई गई। तो क्या प्रक्रिया थी, एक तरीके से जब वो पश्चिमी फैशन को देखते थे और पश्चिमी कपड़ों को वो देखते थे, तो उन्होंने भारत के जो अमीर पारसी थे जो वेस्टर्न साइड में रहते थे, तो उन्होंने बैगी ट्राउजर और फेटा यानी कि हैट के साथ कॉलर वाले कोट और बूट पहनने शुरू कर दिए, ताकि वो और ज़्यादा जेंटल दिखाई दे। और ज़्यादा कसर न हो तो उन्होंने हाथों में घड़ी को भी बांधना शुरू कर दिया। तो पश्चिमी परिधान आधुनिकता और प्रगति का प्रतीक था, इसलिए पश्चिमी ड्रेस का आकर्षण समाज में कुछ वर्ग जो थे वर्गों में भी था जिन्होंने इसे अपना लिया। उनके लिए यह मुक्ति का एक प्रतीक था। यह भी औरतों से ज़्यादा एक तरीके से मर्दों ने इस चलन को अपनाया, यानी कि जो वेस्टर्न साइड के कुछ लोग थे तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक अच्छा मानते थे, एक तरीके से मुक्ति का प्रतीक मानते थे। तो काफ़ी ज़्यादा इसको
अपने लिए एक तरीके से मानते थे कि भाई अगर हम इस तरीके के कपड़ों को पहनेंगे तो हम एक अलग ही आकर्षक रूप में दिखाई देंगे। ठीक है, और दूसरी प्रतिक्रिया के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, तो कुछ लोगों का एक तरीके से निश्चित मत ये था कि जो वेस्टर्न संस्कृति है, यानी कि जो वेस्टर्न कल्चर है, वो पारस्परिक संस्कृति अस्मिता का नाश कर रही है। उनके लिए पश्चिमी पोशाक पहनना कलयुग के आने जैसा था। यहाँ छपे कार्टून में धोती के साथ बंगाली बाबू द्वारा फिरंगी बूट और हैट पहनने के लिए उनका मखौल उड़ाया गया, यानी कि एक तरीके से उपहास उड़ाया गया इस तरीके की वेशभूषा को देखते हुए। ठीक है, और तीसरी हम प्रतिक्रिया के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, तो एक तरीके से जो कुछ जेंट्स थे, यानी कि जो कुछ पुरुष थे, वो इस दुविधा का हल ऐसे ढूंढ रहे थे कि भारतीय पोशाक छोड़े या पश्चिमी कपड़े पहनने शुरू कर दें। तो इस तरीके से काफ़ी उनके मन में डाउट्स थे। तो इसी डाउट्स को लेते हुए वो 19वीं सदी के आखिर के हिस्सों में कई बंगाली अफसरों के घर में के बाहर जो है वो काम करने लगे। तो इसीलिए पश्चिमी शैली, यानी कि जो वेस्टर्न शैली है, उसके वस्त्र रखने शुरू किए और आसपास जो घर आते थे, यानी कि और जब वो घर आते थे तो आते ही वे अपने आरामदेह हिंदुस्तानी कपड़ों में समा जाते थे। और 20वीं सदी आते आते वे मानव शास्त्री विवरियर एल्विन याद करते हैं कि पूना में पुलिसकर्मी ड्यूटी से आते वक्त सड़क पर ही कपड़े बदल लेते थे और घर तक सिर्फ ट्यूनिक व अर्थवस्त्र में ही रहते थे, जैसा कि भारत के अधिकतम जो लोग रहते हैं, और वो पैदल जाते थे। और बाहरी व अंदरूनी दुनिया का यह अंतर अभी भी कई लोगों में बरतते हैं। तो जैसे कि आप लोग कई लोगों को देखते होंगे कि कई सारे आज भी लोग जो है, जैसे देखिए, अगर कोई बंदा पुलिस में है, तो पुलिस में अगर है तो वो अपनी ड्यूटी के टाइम अपनी वर्दी को नहीं पहनना जो है वो पसंद नहीं करता। तो यानी कि वो जाते जाते एक तरीके से वर्दी को चेंज करता है। कुछ व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर व्यक्तियों को तो एक तरीके से यूनिफॉर्म काफ़ी अच्छी लगती है, उनका एक ड्रीम होता है कि यूनिफॉर्म पहनने का। बट कुछ लोग इस तरीके से करते हैं कि भाई एक तरीके से वो सिविल में जाते हैं और सिविल में जाने के बाद वो अपनी वर्दी को पहन लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, तो बहुत सारे लोगों जो हैं वो ऐसे ही होते हैं भारत में। तो कुछ अन्य लोगों ने पश्चिमी और देसी पोशाकों को एक साथ पहनकर इस उधेड़-बुन से राहत पाई। लेकिन हम जो है बात करेंगे एक तरीके से इतिहास में इस वेशभूषा का क्या प्रभाव पड़ा। तो इतिहास में किस तरीके से जो प्रभाव पड़े इन वेशभूषाओं के, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जिससे कि हम लोग जो है, अगर हमारे यूपीएससी मेंस के लिए कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो उसमें हम बता सकें कि किस तरीके से जो प्रभाव थे, एक तरीके से वो हमारी वेशभूषा से भी पड़ता है। या हमने जैसे देखा था, एक क्रिकेट के बारे में हमने पूरी स्टोरी के बारे में देखा था, और क्रिकेट के बारे में हमने जब पूरा डिस्कस किया तो हमें समझ आया कि भाई क्रिकेट जो है एक्चुअल में क्या है। फिर जैसे उसके इतिहास के बारे में जानने के बाद अब हमारी जो सभी डाउट्स हैं तो उसे हमारे क्लियर हो गए हैं। ठीक है, इसी के साथ जब हम अपने पहनावे के सामाजिक इतिहास के बारे में देख रहे हैं, तो पहनावे के सामाजिक इतिहास के बारे में भी हम लोगों को सारी चीज़ों के बारे में एक तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि हम अपने एक तरीके से, अगर यूपीएससी मेंस में पूछा जाता है कुछ भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है जो कि यानी कि इंटरकनेक्ट हो ही जाता है। तो इंटरकनेक्ट हमसे पहले तो बात यह है कि इंटरकनेक्ट हम लोगों से अच्छी तरीके से करना चाहिए, ताकि हम अपने उत्तर को और ज़्यादा एक तरीके से सबसे बेहतर लिख सकें। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। और अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ आप अपने डाउट को कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको आपके डाउट को जो है वो पूरी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करेगी। तो इसी के साथ हैव ए गुड डे। जय हिंद।